क्या आप एलर्जी की वजह से परेशान हैं? मौसम के बदलते ही आपको बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बहुत सारा आपने इलाज कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। एलर्जी के लिए आपको हमेशा दवाइयाँ खानी होंगी या फिर आपकी एलर्जी पूरी तरह कभी ठीक भी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। आखिर एलर्जी होती क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के समय में 10 में से लगभग 7 लोगों को किसी न किसी प्रकार की एलर्जी है और वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहते हैं। सही इलाज न मिल पाने के कारण उनकी समस्याएं दूर नहीं होती बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। एलर्जी क्यों होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और परहेज रख के इसको कितना कंट्रोल किया जा सकता है या पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। आज आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपके सभी डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं लखनऊ के जाने माने डॉक्टर शिवम पांडे जी, जिन्हें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा अनुभव है। आज डॉक्टर साहब हमको एलर्जी के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से समझाने वाले हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन परिवार में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि एलर्जी आखिर होती क्यों है? क्या कारण है कि इतने ज़्यादा केसेस एलर्जी के दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं? चाहे बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, चाहे युवा हों, हर कोई एलर्जी से आज के समय ग्रस्त है और परेशान है। तो एलर्जी होने के क्या कारण होते बिल्कुल सतीश जी, आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया एलर्जी और जो टॉपिक आपने चूज किया एलर्जी, जी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट्स को इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। जी। बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे पद्धतियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का, नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व नहीं होती है। एलर्जी का एक्चुअल मतलब, केवल एलर्जी का अगर मीनिंग देखा जाए कि हमारी बॉडी किस पार्टिकुलर चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव है। बिल्कुल। कोई भी चीज है उसके लिए हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है। एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक होता है ओवर रिएक्शन। जी बिल्कुल। बस ये है नॉर्मल एलर्जी का डेफिनेशन, ये है एलर्जी। सेंसिटिव होने की वजह से वो रिएक्ट वो करती है। बॉडी हमारी सेंसिटिव है कि जैसे कि अब बेसिक समझिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सतीश जी हमारे साथ हैं, हम दोनों लोग दही खाएं, सपोज दैट हम दही लिया, ये भी खाएं, हम खाएं। मान लीजिए सतीश जी सेंसिटिव हैं दही के प्रति, तो जो दही है, जो कर्ड है, ये इनकी बॉडी ने, इनका जो इम्यून सिस्टम है उसको एज ए डेंजर ले लिया, एज ए डेंजर, ये मेरे लिए डेंजर है जी। अब उसके कारण अभी मैं डिस्कस करूंगा क्यों लिया आपका बॉडी ने इसको। तो वो उसके खिलाफ इनकी बॉडी ने रिएक्ट किया। अब रिएक्ट किसी भी फॉर्म में कर सकता है, स्किन के फॉर्म में कर सकता है, स्किन पे रफ्स आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, या फिर सर्दी जुकाम आपको हो गया, सर्दी जुकाम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो गई आपकी। जी बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से कौन सा सिस्टम आपके बॉडी का सेंसिटिव है बेसिकली उस पार्टिकुलर चीज के लिए। जी बिल्कुल। जैसे अगर हम कैटेगराइज करें तो स्किन एलर्जी हो सकती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम जी। उसके अलावा ड्रग से एलर्जी हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जी, बहुत सारी दवाइयां सूट नहीं करती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं जी। तो एलर्जी के बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसको हम पार्टिकुलराइज कर सकते हैं। इंसेक्ट एलर्जी, बहुत सारे लोगों को इंसेक्ट एलर्जी है, थोड़ा सा कोई कीड़ा काट लिया, छू लिया, रिएक्ट कर गए। और बहुत लोगों को जो है फूड एलर्जी है, खाने पीने से एलर्जी है, ठीक है। बहुत लोगों को नहाने से एलर्जी है, कहीं बेथिंग कर लिया, दूसरे के यहाँ नहा लिया, वहां एलर्जी हो गई। बिल्कुल। तो ये बहुत तरह की एलर्जी है और हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है जी। बिल्कुल। तो सर आगे हम ये जानना चाहेंगे कि एलर्जी कितने प्रकार की होती हैं, और फिर जैसे बहुत से लोगों को मौसम बदलता है या वो घर से कहीं बाहर जाए, उनको धूल लग जाती है, या घर में जब से खाना बनता है, सब्जी वगैरह बनती है, तो जो उसकी स्मेल लग जाती है। बहुत से लोगों को कपड़ों की स्मेल लग जाती है जब रात में वो बिस्तर पर सोते हैं, चद्दर की या और तरह के कपड़ों की या पहनने वाले कपड़ों से, तो उनकी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं। या बाहर जब होते हैं वो रोड पर ट्रैफिक में हैं तो उन्हें घुटन सी महसूस होती है, या नाक से जो है पानी रिलीज होने लगता है, छींकें आने लगती हैं। तो ये सारे कारण किस वजह से होते हैं? देखिए, फिर आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इसमें अगर सबसे ब्रॉडली हम देखें तो जो एलर्जिक टाइप्स हैं, रेस्पिरेटरी एलर्जी बहुत कॉमन है जी, सांस से रिलेटेड समस्याएं बहुत है, और बेसिकली हम लोग इसी पे बात करते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसी से आती है। और स्किन की एलर्जी भी बहुत कॉमन है। अभी हम थोड़ी रेस्पिरेटरी एलर्जी की बात करें कि जैसे सपोज दैट हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, 5 टाइप के एंटीबॉडीज हैं हमारे, आईजी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। तो ये 5 कैटेगरी है एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडी क्या होती है कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन रिएक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडी,
जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है और हमारी बॉडी जान रही है कि ये मेरे मेरे खिलाफ है, नुकसानदायक है। जी। फिर उस एंटीजन को पहचानने का काम हमारी टी सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, हेल्पर टी सेल्स, इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिएक्ट करता है। तो इस कैटेगरी में जो सबसे रिएक्टिव एंटीबॉडी है एलर्जी के केस में वो है IgE। इसीलिए हम कभी भी एलर्जी के पेशेंट का टेस्ट कराते हैं तो उसमें IgE का टेस्ट जरूर कराते हैं, तो देखते हैं कि पेशेंट का IgE बढ़ा तो नहीं, कितना बढ़ा हुआ है। अब IgE से हमको आइडिया लग जाता है कि इसको रेस्पिरेटरी एलर्जी है, कोई एलर्जेंस इसका एक्टिव है, इसका मतलब बॉडी में एलर्जी का कंफर्मेशन के लिए हम दूसरे टेस्ट करते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन IgE बढ़ा है इसका मतलब आपको एलर्जी है जी। ठीक है। अब वो बॉडी के हिसाब से रिएक्ट किया, अब वो बॉडी के हिसाब से फिर सिम्टम देना शुरू किया। बिल्कुल। हमारी बॉडी ने उस एंटीजन को एज ए डेंजर ले लिया और अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। देखो, अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे बॉडी में कोई जो सिम्टम्स आता है, जो साइन आता है, जो हम पेशेंट पे ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट आके हमको बताता है या हम उसमें देखते हैं, वो बॉडी का डिफेंस है। होम्योपैथी में उसको डिफेंस कहा जाता है, और हम उस डिफेंस से पहचानते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। वो जो डिफेंस आता है, जैसे मतलब किसी को एलर्जी हुआ और उस एलर्जी की वजह से अगर पेशेंट को मान लो नाक में खुजली हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, हल्का सा फीवर हो गया, थ्रोट में पेन हो गया, अगर ये सिम्टम ना आए तो पेशेंट के अंदर क्या पैथोलॉजी डेवलप हो रही पता नहीं चलेगा। अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन पहुंच गया फेफड़े में, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गया। इसी वजह से सर सुबह जब बहुत से लोग मॉर्निंग में उठते हैं जल्दी तो उनको लगातार बहुत सारी छींकें आती हैं, वो इसी का कारण है। बॉडी सेंसिटिव है उनकी, क्योंकि अब देखिए सुबह जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सुबह आते ही 2 4 6 10 छींकें लगातार रुकी नहीं रही होती है, और ये इसलिए है आंखें लाल हो जाती है। उसका कारण है जैसे ही पेशेंट स्लीपिंग स्टेज में था, सो रहा था, तो दूसरे एटमॉस्फेयर में था, दूसरे इन्वायरमेंट था, उस समय इम्यून रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट सुबह उठा, तो पहली बात तो आप जानते हैं कि इंडिया में मॉर्निंग का वेदर थोड़ा ठंडा होता है, और दूसरी चीज आप सुबह उठता है उसको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है, स्लीपिंग इन्वायरमेंट से बाहर है, इम्यून रिस्पांस एक्टिव हुआ, तो तुरंत सडन जो है नए सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, एलर्जी के आ गए। तो ये कॉमन सिम्टम है। हमें धूल मिट्टी से छींकें आना और सांस लेने में तकलीफ होना, या कोई ठंडी चीजें खा लेते हैं, दही खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या बाहर सड़क पे होते हैं जैसे ट्रैफिक में फंसे हुए, धुएं में धूल में मतलब महसूस होती है घुटन जैसी अंदर से, तो आज इसके ऊपर बताइए। अब रेस्पिरेटरी एलर्जी की बात करें, रेस्पिरेटरी एलर्जी बहुत कॉमन है, और इसमें सबसे कॉमन है पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, एलर्जेंस। दूसरी चीज डस्ट है, स्मोक है, धूल है, धुआं है, छोटे छोटे कण हैं, अगरबत्ती आप घर में जला दिए, ये सारी चीजें हैं, बहुत परेशान करती है। बहुत से लोगों को अगरबत्ती के धुआं से भी दिक्कत है। अब रेस्पिरेटरी एलर्जी में आप आएंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलर्जिक राइनाइटिस। जी। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है, जो राइनाइटिस मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अब रेस्पिरेटरी में भी 2 तरह का है, एक है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो आपका ट्रैकिया से लेके, लैरिंग से लेके, ब्रोंकियोल से लेकर के नोज तक इन्फेक्शन आता है। एक है आपका लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो आपके लंग्स को, फेफड़े को कनेक्ट करता है। अच्छा। लेकिन इंटरनल कनेक्ट करता है। वो कैसे होता है वही बता रहा हूँ, वो भी जो है ट्रीटमेंट की गलती की वजह से हो जाता है। पेशेंट को स्टार्टिंग में होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं छींक, सर्दी, जुकाम और गले में खराश, इरिटेशन, इस तरह से आ रहा है, थोड़ी बहुत हल्की ड्राई कफ, तो ये अपर रेस्पिरेटरी, ऊपर वाली बॉडी का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। लेकिन अगर वहीं हम गलत ट्रीटमेंट उसमें हो गया, जिसे होम्योपैथिक में कहते हैं सप्रेशन मतलब हम उस सिम्टम को क्या कर दिए, दबा दिए पूरी, तो वो अपर रेस्पिरेटरी का जो इन्फेक्शन है दोस्तों, वो दबते आपके लंग्स को इन्वॉल्व कर लेगा, वो हो जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी, अस्थमा चेंज हो जाएगा। मतलब वो समस्या कम नहीं हुई, दब गई कुछ समय के लिए, और जो कम ऊपर थी वो इंटरनल पहुंच गई, मतलब उसका असर और ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। अब वो होगा क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि जो रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है उसमें हमारी बॉडी हिस्टामिन रिलीज करने लगती है। जी, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज करने लगती है, हाँ, अपने डिफेंस के लिए वो रिलीज कर रही है। लेकिन वो हिस्टामिन्स जब डिफेंस के लिए रिलीज करी, तो वो क्या करता है कि हिस्टामिन एक आपके जो ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट कर देता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें नैरो कर देता है, स्पाज्मेटिक स्पाज्म कर देता है। अब एलोपैथिक का जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका मैं वे ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको, वो क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे देते हैं हिस्टामिन के खिलाफ। बिल्कुल। अब हिस्टामिन हमारे डिफेंस के लिए आई थी,
उन्होंने उसके खिलाफ दवा दे दिया। अभी बॉडी डिफेंस में जा रही थी और वो तुरंत एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स दिए और आराम तो मिल गया पेशेंट को, लेकिन वो बार बार हिस्टामिन को सप्रेस करने से अपर रिस्पिरेटरी का इन्फेक्शन ट्रेवल करके लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब फेफड़े को इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन इससे तो सर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे बिल्कुल हो जाएगा। अगर दबा दिया जाए, अगर हमारा घर है और वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड खड़ा है, वो सुरक्षा कर रहा है पूरे घर की, कोई आ रहा है, कोई घर में चोरी ना करे या अन्य किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए, हिस्टामिन यही काम कर रहा है। अगर उस गार्ड को ही हटा दिया जाए या है नहीं, या दबा दिया जाए, या वहां से मान लो वो कहीं चला गया, तो उस समय तो कोई भी आकर के नुकसान पहुंचा सकता है। ये वही वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके डिफेंस सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। बिल्कुल। तो अब हमने अपर रेस्पिरेटरी का सप्रेशन कर दिया, हमको फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया। होम्योपैथी में एक कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर थे। अच्छा। प्रेडिक्टिव होम्योपैथी के नाम से उनकी संस्था है। अच्छा। और उन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत कुछ किया, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ सपरेशन। मैं उसको जिक्र बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत एजुकेशनल हो जाएगा वो, थोड़ा सा बता दीजिए। लेकिन थ्योरी ऑफ सपरेशन का कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि सर ने 7 लेयर कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे बॉडी में 7 लेयर्स हैं। अच्छा। 1 2 3 4 5, जिसमें स्किन सबसे ऊपर की लेयर है जिसको उन्होंने एपिडर्मिस कहा। उसके बाद फिर इंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस, इस तरह से लेयर्स कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम स्किन की कोई प्रॉब्लम है या एपिडर्मिस की कोई प्रॉब्लम है, उसको हम गलत ट्रीटमेंट करके, मान लो किसी को अर्टिकेरिया, अभी हमने बताया अर्टिकेरिया हो गया और आप गए डॉक्टर के पास, आपको क्रीम दे दिया। वो क्रीम आपकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो आपके बॉडी की प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। तो हमको इंटरनली ट्रीट करना है, न कि हम उसको क्रीम लगा के उसके नेचर को चेंज करते हैं, वो दब जाएगा और बीमारी चली जाएगी इंडोडर्मिस पे। आपने कभी अगर स्किन में गलत ट्रीटमेंट लिया होगा, भविष्य में आपको अस्थमा हो गया, एज्मा हो गया, या कोई स्किन या कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो गई जो इंडोडर्मिस से लेकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब, किडनी डिस्टर्ब हो गई, तो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, तो कहीं न कहीं आपने पहले एपिडर्मिस पे गलत ट्रीटमेंट लिया है, स्किन की बीमारी दब के दूसरे लेयर पे चली गई। ये रियलिटी है, यही है थ्योरी ऑफ सपरेशन। एक लेयर को आप सप्रेस करोगे ऊपर को, तो दूसरे लेयर बचा करके बताओ। स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक है, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक है, तो इसका मतलब स्किन को यही ठीक करना था, उसको दबा करके आपने दूसरे, और वो भी अपना करना था रूट पर काम करके, रूट प्रॉब्लम आई क्यों है, उस तरीके पे काम किया जाए, उस बीमारी पे काम किया जाए दवाइयों के माध्यम से, ना कि उसको दबा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको दबाना तो बाद में नुकसानदायक साबित होगा। तो सर जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें एलर्जी जब हमारी बढ़ती है तो वो अस्थमेटिक हो जाती है, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और लोग उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, जो एज्मा है, एज्मा या अस्थमा जिसे आप कह रहे हैं, वो एक्चुअली में एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी है जी। क्योंकि अभी हम एडल्ट एज में हैं तो हमारी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक ही सीमित रहता है जी। और हमारी बॉडी इतनी इम्यून होती है कि उसको रिजॉल्व कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता है तो हमारी बॉडी की जो अलग सिस्टम है वो इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लोअर तक लंग्स भी कमजोर हो जाते हैं, लेसिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है लंग्स, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल, आप बताओ हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉल्यूमनर एपिथेलियम्स हैं, उसमें फ्लैजिलाज लगे हुए हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, जो लेयर्स भगवान ने बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें सिलिया है। मतलब आपके बॉडी में कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी पॉलन जा रहा है, कोई भी डस्ट जा रहा है, तो उस सिलिया उसको ऊपर की तरफ निकालने का कोशिश करते हैं, लेसिंग करते हैं, ये बॉडी का डिफेंस है। अब जैसे ही एज बढ़ता है तो जो सिलिया होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो हमारा जो एलर्जेंस है वो धीरे धीरे फेफड़े में जाने लगता है और फिर आगे इन्फेक्शन, और बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे, स्मोकिंग हो गया, कोई और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं एज्मा के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए। जैसे कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ बहुत धुआं है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहां की एलर्जी हो गई, या फिर कोई जैसे रुई की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई धुनाई पे काम कर रहा है, तो वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए आपके। कोई कोयले की खदान में काम कर रहा है, कोल माइंस में कर रहा है, तो वो भी एक तरह का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। 15 साल लग जाता है, उसके बाद फिर पेशेंट की फेफड़े की स्थिति ऐसी हो जाती है, उसको कहते हैं सिलिकोसिस, जो स्टोन कटर होते हैं, स्टोन इंडस्ट्री हो गई, और अपना जो ये जो बारीक बुरादा होता है, वो बड़ा खतरनाक है, उस बीमारी को बोलते हैं सिलिकोसिस, और वो बड़ा खतरनाक है। फिर आगे जो है कंडीशन हो, फिर आपको जो है ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, जैसे लोहे की कोई सरिया रॉड वगैरह की कटाई करते हैं, उनके भी पार्टिकल जाते हैं, हाँ, वो फिर आगे भविष्य में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग्स कैंसर, ये सारी चीजें फिर आगे वो पैथोलॉजी में जाने लगती हैं। तो हमारी होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू इससे ये कहती है कि जो इंसान फियरफुल है,
जी। टेरिटोरियल फियर मतलब हमारे घर में आसपास किसी चीज को लेकर डरा हुआ है। डरने का मतलब है कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, कहीं हमारी मम्मी जी बीमार ना पड़ जाए, कहीं मैं अकेला ना, ये भी एक तरह का डर है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें लोग सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी हाँ, बने तो वो रहते हैं। फियर उनको अब फ्यूचर वो का रहता है, आप बहुत लोगों समझिए का कि फ्यूचर हमने का। अपनी पूरी प्रैक्टिस में और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे हम डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे ही इंसान को रिस्पायरेटरी सांस की प्रॉब्लम आती है, जो इंसान लाइफ में फियरफुल होता है, मतलब गले का फांस, एक भाषा हम हर लोग समय सोचता रहे, हाँ, टेंशन में रहे गले कि का आगे वही फ्यूचर में गले क्या का होगा। फांस बन गया है, वो फियर में आ गया है और उसको फिर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है। फिलहाल ये एजुकेशनल टॉपिक है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ये सही बिल्कुल है। हम जैसे कोई हमारे पास सांस का प्रॉब्लम लेके आता है पेशेंट, तो हम उसके अंदर वो सिम्टम्स, वो कॉन्फ्लिक्ट निकालते हैं कि किस फियर में है, और वो चीज वो निकलती मिलता है मुझे, मिलता होगा। और मिलता है तभी तो पेशेंट क्योर होता है। जब तक आप उसके कॉज को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं पकड़ोगे, वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। फिर आप दवा देकर के बस आराम दे सकते हो, उसको उसकी एजमा को ठीक नहीं कर सकते हो, उसके लंग्स कैंसर को ठीक नहीं कर सकते, नहीं होगा ठीक, सही बात ठीक है, जब तक आप उस कॉज को, मेंटल कॉज को पकड़ोगे नहीं। ये तो आपने पूछा हमसे कि कोई बाहर है या कोई से है, तो सबसे पहले तो इसमें मैनेजमेंट की आपको बात कर लें कि रेस्पिरेटरी एलर्जी अगर आपको है तो कुछ मैनेजमेंट आपको ध्यान देना है कि जैसे हमें मास्क लगाना चाहिए। हम अगर बाहर जा रहे हैं जहाँ धूल धक्कड़ है, ऐसी चीजें हैं, तो आप मास्क यूज करो, ठीक है। बहुत पॉल्यूटेड एरिया है तो कोशिश करो ना जाओ अगर पॉसिबिलिटी है। और जैसे आपको जो सिस्टम बना हुआ है कि अगर ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज जिसे कहते हैं, जैसे कि कोई कोल माइन में काम कर रहा है, स्टोन कटर है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कॉटन एलर्जी, तो ऐसे केस में उसका जो इक्विपमेंट्स है जो उसको फॉलो करना है, मास्क, हैंड ग्लव्स, वो सारी चीजें वो उसको लगाने की। बहुत से लोग जैसे सर वेकेशन पे जाते हैं, टूर वगैरह पे जाते हैं छुट्टियों में, और वहां जाके मौसम बदलने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसी तरीके के सिम्टम आने लगते हैं। हाँ, वो बॉडी जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं, नॉर्मल मौसम है, अगर हम लोग पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ के वेदर में यहाँ के वेदर में अंतर है, तो लोगों की बॉडी उसको पहचान नहीं पाती और वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। वो तो ऐसी कंडीशन में वो पहाड़ों पे है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको डॉक्टर से मिलना या कंसल्ट करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ है ऐसा कि जो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके, उसके बाद आके डॉक्टर से मिल सके। बिल्कुल। मैं आपको एक्चुअली में सतीश जी हमसे कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपके वेलबींग के लिए ही, और मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बता देता हूँ, लेकिन ये आप किसी डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद ही खाइए, किसी डॉक्टर से पूछे, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं होती है दवा, वो पार्टिकुलर इंसान के लिए होती है। कि आपकी दवा अगर सल्फर, होम्योपैथी में दवा है, अगर आपकी दवा सल्फर है तो फिर आप सल्फर जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। और फिर अगर आपकी पर्सनालिटी पकड़ में आ गई कि आपका पर्सनालिटी सल्फर वाली है या लाइकोपोडियम वाली है या फिर लैक्सिस वाली, जो भी दवाई होम्योपैथी में है, तो वो दवा वही एक दवा आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। और जब भी आपको कोई भी बीमारी होगी, वही एक दवा के सिंगल डोज आपके बॉडी को, मतलब फिर और कोई दवाई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, अगर कोई पेशेंट कह रहे हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथी 2 साल से खा रहे हैं लेकिन हमारी वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो इसमें दोस्तों होम्योपैथिक दवा की दोष नहीं है, उसमें डॉक्टर की कमी है कि वो आपको पकड़ नहीं पा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी क्या है। और जिस दिन आपकी पर्सनालिटी को पकड़ लिया, लंग्स कैंसर या बड़े बड़े कैंसर जैसे केसेस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो इंक्योरेबल डिजीज है वो भी ठीक होंगे। मैं अपने प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शुगर की दवा बंद हो गई है, बीपी की दवा बंद हो गई है, जबकि हमारे जो है चैनल्स पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, पेशेंट का जो वो है टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे लोग शुगर बंद हो गया, बीपी की दवा बंद हो गई, जबकि लोग कहते हैं शुगर क्योरेबल नहीं है। क्योरेबल है, लेकिन आपको डाइट फॉलो करिए और होम्योपैथिक दवा पे सही होम्योपैथ से मिलिए तो आपका सारी बीमारी, डाइट है, होम्योपैथी मेडिसिन है, और आपका जो है डेली रूटीन, लेकिन आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ दवाइयां हम बता दे रहे हैं रेस्पिरेटरी, अगर आप गए वहां वेदर चेंज हुआ, सर्दी जुकाम छींक बहुत आ गया, ऐसी जगह है वहां पे जहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो कुछ दवाइयां आप अपने पास इमरजेंसी में रख सकते हैं। अगर आपको रेस्पिरेटरी एलर्जी है या स्किन की एलर्जी है तो भी मैं 4-5 दवाइयां बता दे रहा हूँ, जिसको लग जाए उसका एक सिम्टम भी बता दे रहा हूँ आपको कि क्या लेना है। जैसे एक बहुत ही कॉमन दवा होम्योपैथी में आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी आप अपने पास रख सकते हैं।
ये मैं ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर कंसल्टेशन और सिम्टम्स पे ही लेना है। ऐसी सिचुएशन जब आप एक्यूट प्रॉब्लम में हो, और नहीं तो अगर डॉक्टर अवेलेबल है तब डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल। आर्सेनिक एल्बम है, जैसे आपके नाक से पानी आ रहा है और छींक लगातार आ रही है, पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और हल्का सा फीवर में भी आप कवर कर सकते हैं, और पेशेंट को एंजाइटी जैसी हो रही है बहुत, उसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, तो आर्सेनिक। दूसरी दवा है एलियम सीपा। एलियम सीपा जो आपका ओनियन होता है, जो प्याज होता है, उससे बनता है, और नाक से खूब पानी आ रहा है और आंख से भी पानी आ रहा है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जो नाक से पानी आ रहा है, जो आपके नाकों से पानी आ रहा है, वो एकदम काट दे रहा है, इचिंग हो रही, खुजली हो रही है, कट जा रहा है, और आंखों से पानी नॉर्मल आ रहा है, तो आप एलियम सीपा ले रहे हैं। बार बार छींक, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग और गले में थोड़ा बहुत दर्द में आप ले सकते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, आप रख सकते हैं हीपर सल्फ। हीपर सल्फ की भी 30 पोटेंसी नॉर्मल पोटेंसीज हैं, इसको आप रख सकते हैं बेसिकली थ्रोट पेन में, गले में दर्द हो रहा है और गाढ़ा नाक निकल रहा है, चिपचिपा गाढ़ा बलगम जैसा आ रहा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा थ्रोट पेन हो रहा है, पानी निगलने में, कुछ भी गटकने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप ये हीपर सल्फ दवा ले सकते हैं। एकोनाइट बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, एकोनाइट 30। इमरजेंसी को जब सडन एक्सपोजर हुआ और आप गए, हवा लगा और फिर आपको तुरंत दिक्कत हो गई, सांस की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी हो, तो आप एकोनाइट 30 की पोटेंसी आप ले सकते हैं 2-3 बार, 100% आपको आराम मिलेगा। इमरजेंसी मेडिसिन है। सर ये बताइए कि एलर्जी में होम्योपैथी मेडिसिन के साथ में परहेज की क्या भूमिका है? व्यक्ति कैसे परहेज करे, किन चीजों से परहेज रखे, और किस तरीके से वो अपने आप को सही रख सकता है? देखिए, जैसे जिसको डेली रूटीन में एलर्जी की प्रॉब्लम है और उसको खांसी, सर्दी, जुकाम और बेसिक बुखार, सर दर्द भी कभी कभी हो जाता है, आंखों से पानी आना, इचिंग, ये सब सिम्टम है, हमने डिस्कस किया अभी। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको आइडिया लग जाता है कि मैं क्या चीजें खाता हूं कि मुझे ये दिक्कत हो जाती है। उसको आइडिया लग जाता है कि डॉक्टर साहब कहता है जब भी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ दिक्कत हो जा रही है, कोल्ड ड्रिंक खा रहा हूँ दिक्कत हो जा रही है। तो बेसिक तो कॉमन चीज है कि ठंडी चीजें आपको नुकसान करेंगी। मैं डॉक्टर साहब चावल खा लूँ, खीरा खा लूँ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान खा लूँ, तो मुझे जुकाम होना तय है। ये तो पेशेंट को ही आइडिया लग जाता है कि मुझे ये खाना। उसके अलावा आपका बेसिक एलर्जेंस क्या है, उसके लिए एक एसपीटी टेस्ट होता है, एलर्जेंस टेस्ट जो होता है, स्किन प्रिकिंग टेस्ट होता है, उसमें हम एलर्जेंस को फाइंड आउट करते हैं। एलर्जेंस जैसे जो स्किन में वो निडल जैसी चुभो करके, अलग-अलग वो रहता है, केमिकल ड्रॉप्स डालते हैं। केमिकल एक्चुअली में नहीं होता है वो, जैसे कि आपके डोमेस्टिक में क्या क्या आपके लिए एलर्जेंस है। कहीं आप कुत्ता पाले हुए हैं, जानवर पाले हुए हैं, तो उसका जो डस्ट है, वहाँ का पेडर्स बोलते हैं, उसका जो डस्ट है वो निकल रहा है, या फिर आपको एसी का जो फ्लो आ रहा है उसकी वजह से है, या फिर अमोनिया है, कोई केमिकल है, या बहुत सारे पेशेंट में बता रहा हूँ बाथरूम में चले जाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी सी चीजें हैं, तो हम डोमेस्टिक में दही है, खाने पीने के सामान है, या कॉटन से है, कॉटन की कोई चीज है, कोई ऐसी चीज, एलर्जेंस को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसको केमिकल को उसकी स्किन में प्रिक करके डालते हैं। उसके बाद फिर रिएक्शन देखते हैं 48 घंटे बाद, 24-48 घंटे बाद देखते हैं। अगर स्किन पे इन्फ्लामेशन या रिएक्शन हो रहा है तो समझते हैं कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है, उसके खिलाफ सेंसिटिव है, तो हम उस मार्कर को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एलोपैथी अदर सिस्टम में क्या है कि वो कहते हैं कि ये एलर्जेंस है आपके लिए, आप इसको मत खाइए, आप ठीक रहेंगे। लेकिन आप बताओ, जिस इंसान का 10 एलर्जेंस निकल गया, उसकी पूरी लाइफ ही बेकार हो गई। तो होम्योपैथी ऐसा चीजें नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मानती है। होम्योपैथी आपको उसी स्टेट में दवा देगी, आपकी बॉडी वो चीज को एक्सेप्ट करने लगेगी। ये है रूट कॉज कि हमारी बॉडी भाई दही क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हमारी बॉडी दूध क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हमारी बॉडी कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। हमको वो ठीक करना है ना, हमको ये नहीं ठीक करना है कि हम दही ही बंद कर दें, दूध ही बंद कर दें। अच्छा, ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्लासिकल होम्योपैथी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनेगा, तो आपकी बॉडी उसके प्रति जो सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी को वो रेजिस्टेंट में बदल देगी, आपकी पूरी बॉडी को इंप्रूव करेगी, आपकी बॉडी, इंसान की नेचर बदल जाता है। अच्छा, इंसान के होम्योपैथिक दवाइयों से इंसान का नेचर बदल जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत गुस्सा आता था, सुसाइडल थॉट आ रहा था। अच्छा। मैं मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, उससे मुझे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की सिम्टम्स। आप बताइए कोई ऐसी दवा है जो कहे कि डॉक्टर साहब आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई थी और उसके बाद अभी तक मैं उस दर्द से उभर ही नहीं पाया। किसी भी सिस्टम में कोई दवा है नहीं है, नहीं। लेकिन इसकी भी सिम्टम होम्योपैथी में है। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव,
हम लोग वो सिम्टम उठाते हैं कि उस पेशेंट का जो लव है, जो प्यार था, उससे वो डिसअपॉइंट हुआ, उसके बाद वो इस प्रॉब्लम में आया। फिर वो गिनी चुनी कुछ दवाइयां हैं, मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, तो वो दवा में उस केस में निकलता है पेशेंट का, वो एलिमेंट आता है, वो दवा उससे भी निकल जाता है, तो उससे नेचर भी चेंज, बिल्कुल नेचर चेंज होता है। वो डिप्रेशन और पॉजिटिव जो सुसाइड करने जा रहा है, होम्योपैथी उसको कंस्ट्रक्टिव कर देती है, बड़े स्थान पे पहुंचा देती है। और मैं एक्यूट में बात करूं, एक्यूट में सडन, अभी मैं रिसेंटली बताऊं कि मेरे घर की घटना बताऊं। अच्छा। मैं घर की घटना बता रहा हूँ, मेरे घर का इंसिडेंट। मेरा छोटा भाई था, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई मुश्किल से 1 महीने पहले। अच्छा। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये तो मैं अपने पेशेंटों में देता रहता हूँ, एक्सपीरियंस गेन करता रहता हूँ, लेकिन ये मैंने अपने घर पे अप्लाई किया कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई और मेरा छोटा भाई उनसे बहुत ज्यादा अटैच था, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट। उसके बाद मेरा भाई शॉक में चला गया। बिल्कुल होता है, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जी, शॉक में चला गया, बेहोश हो गया, पागलपन जैसा करने लगा, एकदम बेहोश, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं, किसी को पहचान नहीं, बस बाबू बाबू, दादा दादा, इस तरह का कर रहा है। अच्छा। मैं बताऊं, होम्योपैथी में मैं दवा का नाम बता दे रहा हूँ आपको। इमोशनल शॉक में, इमरजेंसी में अगर ऐसी कंडीशन आपके घर में आ रही है, इमोशनल शॉक में है पेशेंट, तो आप ये दवा दे सकते हैं। अच्छा। इमोशनल शॉक में पहली दवा इमरजेंसी में, अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप इग्निशिया दोषम उसके जीभ पे डालिए, टंग पे। अच्छा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आधे घंटे में पेशेंट खड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा अक्सर लोगों के साथ ऐसी इमोशनल शॉक बोलते हैं इसको। होता है। उसके अलावा दूसरी दवा है स्ट्रामोनियम। अच्छा। स्ट्रामोनियम जैसे पेशेंट फियर में चला गया, बहुत ज्यादा डर, इमोशनल शॉक और बहुत ज्यादा डर रहता है, भविष्य की चिंता रहती है, एकदम फियर में हो गया, वहां पे आप पेशेंट को दे सकते हैं स्ट्रामोनियम। और जेलसीमियम भी इमोशनल शॉक या बैड न्यूज, कोई बुरा समाचार सुना और शॉक में चला गया, हाँ, वहां पे जेलसीमियम। 2-3 दवाइयां हैं, इसको आप दे करके, और मैंने दिया 10-10 मिनट पे। अच्छा। मैं यहाँ से लखनऊ से घर पहुंचने में मुझे 6-7 घंटे लगे, तब तक उसकी स्थिति बहुत खराब थी। पहुंचा दिया और आधे घंटे के अंदर वो एकदम नॉर्मल स्टेट में आ गया। क्या माइरेकल एकदम की तरह काम करती है। सर, जो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत पुरानी हैं और लोग काफी समय से उनसे जूझ रहे हैं, तो होम्योपैथी में आप किस तरीके से उन्हें डील करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे लोगों को? देखिए, मेरे पास अगर कोई एलर्जी का पेशेंट आता है जी, या कोई पार्टिकुलर एलर्जी लेके आ रहा है, चाहे स्किन की एलर्जी लेके आ रहा है, फूड एलर्जी लेके आ रहा है, या फिर रेस्पिरेटरी एलर्जी लेके आ रहा है। ज्यादातर पेशेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस की और राइनाइटिस की प्रॉब्लम लेके आते हैं जी। तो सबसे पहले हमारा टोटलिटी पे अप्रोच होता है, हम कोई टेस्ट, कोई जांच नहीं कराते हैं। वो बेसिकली असल में क्या है कि वो पेशेंट कहीं न कहीं दिखा के ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो ज्यादातर 10 जगह घूम चुके होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कम से कम 10-20-50 हजार लाख रुपए की वो दवा करा चुके होते हैं, और बहुत सारी जांचें लेके आते हैं, इतनी रिपोर्ट लेके आते हैं। बिल्कुल। कोई IgE कराया हुआ है, कोई एंटीबॉडी का टेस्ट कराया, कोई जो है एलर्जन टेस्ट कराया, कहा डॉक्टर साहब ये चीजें मना कर दी, मत खाना। जी जी। जब उब के आते हैं, उसके बाद उनको दिक्कत होती है, तब फिर वो आते हैं। तो हमें जांच कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथी में हम लोग हमेशा सेकंड पेशेंट ही देखते हैं, जो आबाद होके आते हैं, में जो स्थिति है। हाँ, वो अब मेरे पास वो पेशेंट आता है, तो पहले तो उसकी मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि ये जो रिपीटेड दवाइयां उसने खाया है ना, उसकी एक्चुअल बीमारी को तो बदल दिया है। बिल्कुल, मामला बिगड़ गया, कुछ और मामला चेंज हो चुका है। वो हमारा एक्चुअल पिक्चर पेशेंट के साथ नहीं है। पहले मुझे सर ये दिक्कत होती थी, अब मुझे पहले पतला, नाक से पतला बलगम आता था, छींकें आती थी, अभी सर बहुत गाढ़ा आ रहा है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, फेफड़े में, लंग्स की प्रॉब्लम है, या ब्रोंकाइटिस लेके आ जाता है पेशेंट, एक्सरे लेके आ जाता है। जी जी। तो फिर हम पहले टोटलिटी बनाते हैं, हम उस पिक्चर को कलेक्ट करते हैं जो पिक्चर उसका स्टार्टिंग में था। अब आप समझ गए ना हम हिस्ट्री क्यों लेते हैं होम्योपैथी में, इसीलिए बहुत जरूरी कि आपका अभी जो आप जो आए हो, एक्चुअली में आप वो नहीं हो। बिल्कुल, आप तो बदल गए हो। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी, और आप दवाइयां इधर उधर से लेते रहे, इलाज कराते रहे, और आपकी बॉडी का जो सिम्टम है या चीजें हैं वो बदल चुकी हैं। तो उनको जानने के लिए आपकी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। होम्योपैथी में इसको कहते हैं कंजॉइंट मेलोडी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तब हम पेशेंट में क्या करते हैं, ऐसे केस में जो मेडिसिनल सिम्टम है, अभी जो दवा खाया है उसका सिम्टम उसकी बॉडी में है, जो उसका दवा खाया है, चाहे एलोपैथिक जो भी दवा खाया उसका सिम्टम बनाते हैं। फिर एक्चुअल सिम्टम जो बीमारी का सिम्टम है, दोनों को जोड़ देते हैं, मेडिसिनल सिम्टम और नेचुरल डिजीज का सिम्टम, उसको कहते हैं कंजॉइंट मेलोडी। और उस पिक्चर पे हम मेडिसिन निकालते हैं। कोई सिंगल एक दवा ही उस आदमी को सूट करती है, और वही दवा उस इंसान के पूरी बीमारी को धीरे 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 धीरे, जितनी लंबी बीमारी उतना टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक सीजन, मतलब जैसे अगर किसी को विंटर में प्रॉब्लम होती तो विंटर सीजन में 6 महीने में फिर पूरी तरह से, लेकिन क्योर, यहाँ पे क्योर हो रहा है।
यहाँ जो पे आपने उसको बताया कि मतलब उसकी नब्ज पकड़ में आ जाए तो हाँ एक ही दवाई से वो पूरी तरह बिल्कुल, वो ठीक रूट अगर पकड़ में आ गई, वो जी कॉज पकड़ में आ गया, तो बिल्कुल। वही एक दवा उसको पूरी तरह से ठीक करेगा। अच्छा और वो पूरी तरह से ठीक होगा, मतलब कि वो ठीक हो रहा है, जी उसकी सिम्टम से आराम नहीं मिल रहा है, जी। उसको हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं, उसको हम ओके, ठीक कर रहे हैं। मतलब जो कहते हैं अपनी देसी भाषा में कि जड़ से खत्म कर रहे हैं हाँ, उसको। जड़ का मतलब है रूट, वही रूट हाँ को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल पेशेंट पूरी तरह से ठीक है। तो बिल्कुल ओवरऑल होम्योपैथी हर क्रोनिक बीमारी में बहुत ही कारगर है जी और बहुत एडवांस है, बिल्कुल बहुत रिसर्च बेस्ड है। ये पुरानी पद्धति नहीं है, बहुत मॉडर्न है। और जी अभी मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी आ गए हैं, आपकी पूरी बीमारी को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका फिर रिकॉर्ड बनाते हैं, और होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, उसको निकाल के पेशेंट को देते हैं और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और हमने कुछ इमरजेंसी मेडिसिन भी आपको बता दिया, आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, जेल्सीमियम, एलियम सिपा, हिपरसल्फ, जी। इस तरह की दवाइयां आप अपने साथ रख हाँ सकते हैं लेकिन कभी। ध्यान रखें जब बहुत ही मजबूरी हो तभी आप ये दवाइयाँ लें जहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वरना तो आप डॉक्टर से मिल करके अपनी परेशानी बता करके ही दवाइयाँ लें, वो सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों डॉक्टर साहब से हमने एलर्जी के बारे में जाना, आगे भी अलग अलग वीडियो में एलर्जी से अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डॉक्टर साहब का भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपको आगे। यदि आपको एलर्जी से रिलेटेड कोई समस्या है, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो आप डॉक्टर साहब के नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, या आप क्लिनिक आके भी विजिट कर सकते हैं। मैं एड्रेस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।